So today we will discuss about the Wheatstone bridge, and it is an instrument which is used to measure the unknown resistance. We see the procedure to find the unknown resistance and mathematical formulation which is used to find the unknown resistance. The Wheatstone bridge was invented in 1833 by the Samuel Hunter Price. स्टार्ट में 1833 में जो है इसको सबसे पहले इन्वेंट किया गया था. देन हिज नेम इज Wheatstone is after the name of the scientist Wheatstone. He's done the lots of work on it in the 1840s, and the most common method or the most common use that is the Wheatstone bridge is used is to find the unknown resistance in the electrical circuits. कोई भी unknown resistance, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है सेटअप यूज करते होते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. ये आपके पास सर्किट डायग्राम देख लें. इसमें हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास होती हैं रेजिस्टेंस, उसको हम एक ब्रिज की फॉर्म में एक ऐसा लूप बनाते हैं जो देखने में एक ब्रिज की फॉर्म में हमें नजर आता है, इसलिए हम इसको व्हीटस्टोन जो है वो ब्रिज कहते हैं. और ये किस पे कंसिस्ट होता है? ये 4 रेजिस्टर्स पे कंसिस्ट होता है, और इसमें से एक रेजिस्टेंस जो होती है वो अननोन होती है और बाकी 3 रेजिस्टेंस जो होती हैं वो नोन रेजिस्टेंस होती हैं. Uses ratio of the 3 unknown resistors measured the 4th unknown resistance. कि हम 3 जो है वो हमारे पास क्या होती हैं? अननोन रेजिस्टेंस होती हैं, और एक हमारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस होती हैं और एक हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होती है. अननोन का मतलब है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और नोन रेजिस्टेंस वो है जिसकी वैल्यू हमें पता है. Measured the 4th unknown resistance. Balance voltages between 0.1 and batteries negative and between 0.2 and batteries negative allows the measurement to adjusting the variable resistance to balance the device. इसमें हमने क्या करना होता है कि ये 4 रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करके 4 रेजिस्टेंस को हम जो है वो कनेक्ट करते हैं, और इसको बैटरी के साथ फिर हम इसका कनेक्शन लगाते हैं, और आपके पास एक टर्मिनल जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है. अपर वाला एंड जैसे पॉजिटिव के साथ है, लोअर वाला नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है. तो इसमें डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे पास जो है करंट यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं. तो हमने क्या करना होता है, इसके मिडल में गैल्वानोमीटर हम ऐड करते हैं, और गैल्वानोमीटर जहाँ पे नल लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? गैल्वानोमीटर आएगा. जब गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो 0 को शो करेगी, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो बैलेंस हो गया. इसको कहते हैं कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की कौन सी होती है? बैलेंस जो है वो स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टेट आ जाएगी. To adjusting the variable resistance, the balance the device, the mathematical ratio is used to by changing the resistance calculate the 4 resistance. फिर हम mathematical formula use करके उसकी resistance को find out कर सकते हैं. आपकी बुक में ये डायग्राम गिवन है. इसमें हमारे पास जो है वो 4 रेजिस्टर्स यूज किए गए हैं, R1, R2, R3 एंड R4. अब और मिडल में जो है इसके पॉइंट के एक पॉइंट जो है हमारे पास जो B और D पॉइंट है उसके दरमियान में गैल्वानोमीटर हमने अटैच किया है. G जो है वो गैल्वानोमीटर को शो कर रहा है. ये जो है हमारे पास ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे पास गैल्वानोमीटर को शो कर रहा है.
गैल्वानोमीटर क्या होता है? गैल्वानोमीटर इज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट और वोल्टेजेस। किसी भी सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेजेस को फाइंड आउट करने के लिए कि वहाँ पे वो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, सिर्फ उसकी डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वानोमीटर को यूज करते होते हैं। तो ये हमने एक कॉमन पॉइंट ले लेना है। यहाँ पे अब डिफरेंट करेक्ट, ये जो हमारे पास जो पॉइंट बी पॉइंट आपके पास आ रहा है, ये वाला जो यहाँ से इधर तक पॉइंट है, इस अपर पॉइंट को जो है हम ये ऊपर वाला जहाँ पे ये कनेक्टेड है बी है, और ये हमारे पास क्या है, डी है। तो इस पॉइंट के क्रॉस हमारे पास डिफरेंट करंट्स इंटर हो रही हैं। जो पहली ब्रांच हमारे पास बनती है, जो पहला हमारे पास लूप बनता है, वो ए बी डी ए लूप है। ये हमारे पास एक लूप ए यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ से ये वाला लूप जो है वो स्टार्ट होके आपके पास फिर ये यहाँ से यहाँ पे जाता है, और फिर ये यहाँ से यहाँ पे जाता है। तो ये ए पॉइंट हमारे पास है, इसका ये वाला जो है वो हमारे पास बी पॉइंट है, और ये हमारे पास इसका डी पॉइंट है। एक यहाँ पे करंट, जिसमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 जो है वो लगा हुआ है। इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है। उसके बाद ये जो दूसरा हमारे पास फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास जो लूप बन रहा है वो आपके पास इस तरीके से यहाँ से इस फॉर्म में बन रहा है। ऊपर वाला पॉइंट वही हमारे पास B है, ये वाला पॉइंट हमारे पास D है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास C है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है वो BDC है। इसमें हमारे पास करंट जो है फ्लो कर रहा है I2। उसके बाद ये जो लोअर लूप हमारे पास बन रहा है, जो कि हमारे पास ACD लूप है, यहाँ से AC और D लूप है। यहाँ पे जो करंट है वो हमारे पास क्या बन रहा है, I3 है। तो ये तीन डिफरेंट जो है वो हमारे पास लूप बन रहे हैं, और ये तीनों जो हैं इनमें करंट क्यों डिफरेंट है, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से हर ब्रांच में करंट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख लें कि R1 और R3 जो हैं, ये जो R1 और R3 एक दूसरे के साथ सीरीज में है, इसलिए R1 में भी I1 करंट फ्लो करेगा और R3 में भी I1 करंट फ्लो करेगा। इसी तरीके से R2 और R4 जो हैं वो एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो इन दोनों में I2 फ्लो करेगा। लेकिन जो पहले वाला लूप है R1 और R3, इनका I1 डिफरेंट करंट होगा, और जो दूसरे वाला लूप है उसमें वो डिफरेंट करंट होगा। आपने बुक से देख लें। द Wheatstone bridge circuit shown in the figure consists of four resistors R1, R2, R3 and R4 connected in such a way they form a mesh ABCDA। mesh means कि एक हमारे पास नेटवर्क के क्लोज लूप जो है वो हमारे पास जो है वो फॉर्म कर रही है। A battery is connected between A and C. A sensitive galvanometer of a resistance RG is connected between the point B and D. If the switch is closed, current will flow through the galvanometer. यहाँ से ये देख लें कि हमने मेन जब हमारे पास स्विच जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्विच इज क्लियर, अ करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस हमारे पास इसमें से फ्लो करेगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास अंडर विच नो करंट विल फ्लो थ्रू अ गैल्वानोमीटर। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि जिसमें हमारे पास कोई भी करंट जो होगा वो फ्लो नहीं कर रहा होगा गैल्वानोमीटर से। इट मीन्स कि जो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो हमारे पास क्या होगी, वो शो कर रही होगी 0 को।
तो ये हम किस लिए यूज करते हैं, क्यों हम कहते हैं कि गैल्वानोमीटर हमारे पास जीरो नीडल शो करेगा, बिकॉज ड्यू टू द किरचॉफ्स रूल कि किसी भी आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो सम ऑफ वोल्टेजेस हम फाइंड आउट करते हैं, ये सम ऑफ करंट जो है फाइंड आउट करते हैं, इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो कि सम ऑफ करंट एंटरिंग इन अ पॉइंट एंड लिविंग इन द पॉइंट वो हमारे पास जीरो होगा, ये सम ऑफ द वोल्टेजेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वहाँ पे हमारे पास उसका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो होगा वो हम इसको यूज करेंगे। For this purpose, we analyze this circuit using the Kirchhoff's second rule. We consider the loop A, D, B, A. हम 3 loop consider करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास A, D, B, A, जो पहला loop हमारे पास यहाँ पे देख लें, ये आपके पास क्या होगा, A से हम start करेंगे, D एंड B, A, ठीक है। कंप्लीट लूप यहाँ पे बनेगा हमारे पास, जो कि आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगा, ये ए से यहाँ पे स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट आपके पास होगा और उसके बाद ये डी तक आएगा, डी के बाद फिर हमारे पास ये करते करते ये बी और ए, ये कंप्लीट जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। फिर दूसरा इसी तरीके से हमारे पास बी, सी, डी, ए, ये जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, और तीसरा हमारे पास जो होगा वो ए, डी, ये हमारे पास ए, डी और सी, ए लूप, ये हमारे पास बनेगा। जो थर्ड होगा वो हमारे पास ए, डी, सी, ए, यानी कि ये कंप्लीट हमारे पास जो होगा वो आपके पास इन तीनों लूप्स के अंदर हम वैल्यू जो होगी वो फाइंड आउट करेंगे उसकी। The Kirchhoff's second rule as applied to the loop ADB. सबसे पहले जो फर्स्ट लूप है इसमें करंट्स जो है वो assume that the anti-clockwise loop current I1 and I2 and I through the loop respectively. ये हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ये है ना, तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो ये जब हम कोई भी नेटवर्क या कंसिडर कर रहे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगी हुई होती हैं, तो जो एक ब्रांच के अंदर हम एक लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन लेते हैं, बाकी लूप्स में भी हम वही लेते हैं। जिस तरह हमने पहले वाले में ABD में हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो हमारे पास जो दूसरा BDC होगा उसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और थर्ड जो ABCD हमारे पास है उसमें भी हम एक ही डायरेक्शन लेंगे, यानी I1, I2, I3 की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, हम डिफरेंट नहीं ले सकते, एक ही हम डायरेक्शन जो है वो कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करते हैं। जो पहला हमारे पास है ADB, पहले वाला लूप जो होगा उसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। अब पहले वाले लूप में जब हम इसको अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स रूल को, तो हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी कि हमारे पास पहले वाला यहाँ पे जो रजिस्टर है, अगर हम उसको लूप को ड्रॉ कर लें, ये ऐसे हमारे पास सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ड्रॉ करते हैं, ऐसे बना हुआ था। यहाँ पे हमारे पास गैल्वानोमीटर था, ये हमारे पास A पॉइंट था, ये हमारे पास जो होगा वो B पॉइंट था, ये हमारे पास D पॉइंट था। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास क्या थी, R1 थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास R3 थी, और गैल्वानो की हमने को क्या नाम दिया था, RG का नाम दिया था। ये हमारा पहला लूप, एक लूप जो हमने, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, I1 हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। तो इस लूप पे अब हमने किरचॉफ्स रूल को जो है अप्लाई करना है, जो किरचॉफ वोल्टेज रूल है उसको अप्लाई करना है। तो पहले वाला जो रेजिस्टर है, अगर हम A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, R1 है,
तो R1 में हमारे पास ये क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर वाले फार्मूले से आया है। ये जो हमारे पास बाय द ओम लॉ V इक्वल्स टू आई आर का जो फार्मूला होता है, हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आया है। आपके पास क्या होगा, I1 और यहाँ पहले वाले लूप में माइनस का साइन क्यों आया है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा वोल्टेज क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं, तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, लूज होती है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन चूज किया I1 R1। फिर हमारे पास क्या है, गलवानोमीटर भी एज अ रजिस्टर के तौर पे यूज हो रहा है, इसमें से करंट गुजरेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप होगी, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, RG होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो करंट है वो आपके पास क्या आ रहा है, I1 माइनस I2। हमने क्योंकि ये इसके साथ ये दूसरा पार्ट भी जो हमने पूरी अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये आपके पास R2 रजिस्टर था और ये हमारे पास R4 था। तो क्योंकि ये हमारे पास जो गलवानोमीटर है वो है कॉमन बिटवीन द टू लूप्स, और यहाँ पे करंट हमारे पास क्या था, I2 फ्लो कर रहा था, तो I1 जो है वो भी गलवानोमीटर से पास होगा और जो हमारे पास I2 था वो भी गलवानोमीटर से पास हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमने क्या करना है, ये सम ऑफ करंट्स करना है, लेकिन ये दोनों करंट क्योंकि हमारे पास क्या है, वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। कि I1 करंट यहाँ से अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर I1 करंट जो होगा वो आपके पास इस तरीके से जो होगा वो इंटर हो रहा होगा यहाँ पे, तो I2 करंट उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो दोनों करंट एक दूसरे से अपोजिट होने की वजह से फिर हम इसको क्या करेंगे, I1 माइनस I2 करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो R3 रजिस्टर है, R3 रजिस्टर में भी दोनों करंट जा रही हैं, I1 जो इस अपने लूप का करंट है और I3 इसके साथ जो हमारे पास लोअर साइड पे हमने जो करंट कंसिडर किया था, ये वाला I3 करंट भी इसमें से फ्लो कर रहा है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी जो करंट की डायरेक्शन होगी, I1 उसका अपना जो करंट उस लूप में फ्लो कर रहा है और I3 जो है वो दूसरे लूप वाला जो करंट आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमारे पास I1 माइनस I3 आएंगे। तो इसलिए हमारे पास जो होगा ये जो है वो हम I1 माइनस I3 करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 0 R3 भी वाले। ये क्वेश्चन 13.23 समझ आ गया आप सब बच्चों को, सबको ये क्वेश्चन समझ आ गई है? अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड लूप है BCDA, उसके ऊपर भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास सेकंड वाला लूप है उसमें भी आपके पास जो होगा सेम मेथड होगा। उसमें हमारे पास जो हम पॉइंट कंसिडर कर रहे थे वो हमारे पास जो कंसिडर करेंगे सेकंड लूप जो हमने किया था, जो कि हमारे पास किसके इक्विवेलेंट था, यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर थी वो R2 थी। ये वाला पॉइंट जो ऊपर वाला पॉइंट था वो हमारे पास B पॉइंट था। इसके मिडल में हमने क्या लगाया हुआ था, गैल्वानोमीटर लगाया हुआ था। और यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर थी R4 रजिस्टर यहाँ पे हमने अटैच की हुई थी। तो ये हमारे पास अब इसमें भी सेम, इसमें से करंट कौन सा करंट फ्लो कर रहा था, ये करंट की वैल्यू आपके पास क्या थी, I2। इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा था वो I2 करंट फ्लो कर रहा था। तो वो रजिस्टर है तो -I2 R2 आ जाएगा। R4 में हमारे पास क्योंकि एक उसके अपने लूप का करंट I2 फ्लो कर रहा है, दूसरा I3 जो दूसरे लूप का करंट आ रहा है, तो जो दूसरे लूप का करंट आएगा उसको हम माइनस करेंगे। इसी तरीके से RG में भी हमारे पास क्या है, दो टाइप्स के करंट आ रहे हैं, I1 भी आ रहा है, I2 के पहले लिखेंगे हम सेकेंड लूप कंसिडर कर रहे हैं जो I2 वाला लूप है, और उसमें से माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 और RG इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वही तीनों उस लूप में तीन है, एक
R2 रजिस्टर लगा हुआ है, एक R4 रजिस्टर लगा हुआ है और एक गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है। तो V इक्वल्स टू आई आर फार्मूले से इन सबको एडअप कर देंगे। इन सब के साथ माइनस के साइन क्यों आएंगे कि इन सब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 13.24 आ जाएगी। क्लियर है आप सब बच्चों को? ये यहाँ तक इक्वेशन क्लियर है सब बच्चों को? मसफरा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो गलवानोमीटर है, क्योंकि गलवानोमीटर में दो करंट आ रहे हैं ना, I1 और I2, और हमने इसको क्या करना है, जीरो करना है। कि जब हमारे पास I1 और I2 अगर दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, दोनों आपके पास I1 और I2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, या दोनों का सम हम कह सकते हैं जीरो हो जाएगा, तो गलवानोमीटर क्या करेगा, जीरो नीडल शो करेगा। The current flowing through the galvanometer will be zero if I1 minus I2 equals to zero. अगर I1 minus I2 equals to zero जाए, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि I1 और I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं गलवानोमीटर के अंदर, तो इसलिए हमारे पास जो आपके पास होगा I1, ये कब कंडीशन होगी, अगर I1 और I2 की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, अगर I1 और I2, हमने सर्किट को इस तरीके से बैलेंस करना होता है कि हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जब I1 और I2 इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशंस हैं 13.23 और 13.24, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी I1 होगा, वहाँ पे हम I2 और I1 को इस इक्वेशन में, जैसे हमारे पास पहली वाली इक्वेशन है, जब हम इसमें लिखेंगे I1 इक्वल्स टू I2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा, क्योंकि I2 को हमने किसके इक्वल लिखना है, I1, तो I1 और I1 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये टर्म हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, जीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसी तरीके से ये जो इस वाली इक्वेशन में भी हमारे पास सेम, इस इक्वेशन में हमारे पास फिर दोबारा से ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये वाली पूरी टर्म हमारे पास जीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास I1 माइनस ये 2 की बजाय हम इधर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, और ये दोनों हमारे पास एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन में खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन बचेंगी, एक हमारे पास I1 R1 आ जाएगी, और जो I1 माइनस I3 इंटू R3 वाली टर्म है, उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो वो माइनस साइन इनका खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड वाली टर्म में भी हमारे पास I1 R2 रह जाएगा, और I2 माइनस I3 रह जाएगा। तो इन ऊपर वाली दो इक्वेशन में हमारे पास जो है 2-4, जो 2-3 इक्वेशन है और 2-4 इक्वेशन है, उसमें हमने I1 इक्वल्स टू I2 पुट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास जो 13.25 है और 13.26 है, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, अगर यहीं पे भी हम डिवीजन का जो है वो इधर इन्हीं को इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ये इस इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगी, और ये इससे हम ये हमारे पास जो होगा वो डिवाइड हो जाएगी। ये इक्वेशन डिवाइड होगी और ये हमारे पास इक्वेशन डिवाइड होगी। तो इससे होगा क्या कि ये हमारे पास I1 और I1 कैंसिल हो जाएंगे, और ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब क्यों हमने यहाँ पे 2 जो है वो एक्चुअली हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 2 को किस में चेंज करेंगे, 1 में, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा है कि हमारे पास क्या है, I1 इज इक्वल्स टू I2 हो है। तो इसलिए हम ये 2 की बजाय हमारे पास हम जब इसमें 1 लिखेंगे, तो ये वाली टर्म्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो रिमेनिंग हमारे पास फॉर्मूला बचेगा, जो इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, इट विल बी इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। सिंपल मैथमेटिकल, दिस इज द इक्वेशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन है विच इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। It means if we know the three
वैल्यू ऑफ द 3 रेजिस्टर्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द 4th रेजिस्टर्स। कोई भी 3 जो रेजिस्टर्स हमने लगे हैं अगर उनकी वैल्यू हमें नोन हो, हमें उनकी वैल्यू मालूम हो, बता दी गई हो, तो हम 4th वैल्यू को इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक जो क्वेश्चन 13.27 आई है सब बच्चों को? अपने चैट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर कर दें। यहाँ से वही है आपके पास, देख लें कि ये आपके पास गिवन है यहाँ पे कि if we connect the three resistors R1 R2 of the known and adjustable value unknown value of the resistor fourth resistor can be known। ठीक है, तो हम वो फोर्थ रेजिस्टर की वैल्यू जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और कब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो I1 जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया है I1 इक्वल्स टू I2 हो गया है, वो जब हमारे पास गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो 0 पे आ जाएगी, तो वहां से हमें पता चलेगा कि हमारे पास अब जो है I1 इक्वल्स टू I2 के इक्विवेलेंट आ गया। और फिर हम ये जो इक्वेशन 13.27 हमने ड्राइव की है उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो फिर जो फार्मूला की फॉर्म बन जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू R3 और डिवाइडेड बाय R4 की जगह हमारे पास कोई भी अननोन रेजिस्टेंस हम Rx कह दें। तो यहाँ से फिर Rx का जो फार्मूला बनेगा कि अननोन रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास किस चीज़ के इक्विवेलेंट हो जाएगा, R3 इंटू R2